गाइस वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। आज हम कुछ ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ NTU इन अ हीट एक्सचेंजर इज। आपको फॉर्मूला बताना है। कई बार डाटा दिया हुआ रहता है और जो है आंसर निकालने के लिए आता है, डाटाबेस क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ऑप्शन ए इज राइट, UA/C मिनिमम। नेक्स्ट, the process in which heat energy is transmitted by means of electromagnetic waves is known as heat radiation. Option C. Next, three radiation shields are placed between two infinite parallel plates. The emissivity of plates and shields are same as compared to heat transfer without shields. The heat transfer with shields will become। तो गाइस 3 रेडिएशन शील्ड्स दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है N+1। रेडिएशन विद शील्ड और रेडिएशन विदाउट शील्ड्स का जो रेशियो होता है वो हमारा 1/N+1। तो हम 3 वैल्यू n की जगह पुट करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q विद रेडिएशन शील्ड्स बाय विदाउट रेडिएशन शील्ड्स इक्वल टू 1/N+1। N इज द नंबर ऑफ शील्ड्स। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज इज द सेम and in equal to the emissive power of a perfectly black body. This statement is known as Kirchhoff's law. Next, which of the following is not the characteristics of Planck's black body radiation distribution? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा एज टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स हाई वेवलेंथ। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, प्रोपल्शन इफिशियंसी ऑफ अ जेट इंजन इज गिवन बाय। आंसर हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला याद करना है अपने प्रोपल्शन इफिशियंसी का जेट इंजन के लिए 2U/V-U। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एज एम्बिएंट ईयर ऑफ प्रोपल्शन फॉर प्रोपल्शन। तो इसमें आंसर हो जाएगा रॉकेट, क्योंकि रॉकेट एम्बिएंट ईयर पे डिपेंड नहीं करता, इसके पास अपना फ्यूल और ईयर्स रहता है, सेल्फ रहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है रॉकेट। नेक्स्ट, इन जेट propulsion of ships when the inlet orifice are at right angle to the direction of motion of ship, the efficiency of propulsion is। शिप के लिए बताना है, जेट propulsion की जो इफिशियंसी है वो होती है 2VU/V+U का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, द जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट इंजन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? लीनियर मोमेंटम में। नेक्स्ट, एयर फ्यूल रेशियो इन अ जेट इंजन विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जेट एयर फ्यूल रेशियो बताना है जेट इंजन के लिए, तो होता है हमारा 60/1। ऑप्शन डी इज राइट। Next, which of the following is recommended for refrigeration of supersonic aircraft? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा रेफ्रिजरेशन यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रिड्यूस्ड एम्बिएंट सिस्टम यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रिड्यूस एम्बिएंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए। Velocity of air entering in a rocket is less compared to an aircraft, 0 compared to aircraft,
तो आंसर हो जाएगा इसका 0 कंपेयर टू एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसके पास सेल्फ रहता है। Thrust coefficient in rocket propulsion is computed by using the value of, कौन सी वैल्यू यूज करके हम थ्रस्ट को कंप्यूट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें कंबसन प्रेशर चाहिए, थ्रस्ट चाहिए, नोजल थ्रोट एरिया चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, ये हम प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। द रिलेशनशिप अमंग द इलास्टिक कांस्टेंट ई, के एंड वी पॉइजन रेशियो। तो हमें एक्सप्रेशन बताना है, होता है हमारा E इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू। म्यू है पॉइजन रेशियो, के हमारा बल्क मॉडुलस, ई है इलास्टिक कांस्टेंट। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, pressure vessel is said to be thin cylindrical cell if the ratio of wall thickness is, thin है तो less than 1/10 होगा, और अगर थिक होता तो more than 1/10 होता। तो ऑप्शन हो जाएगा 102 का ऑप्शन बी, लेस देन 1/10। कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L and fractional rigidity EI is subjected to point load P at the free end. The elastic strain energy is stored in the beam due to bending. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा P²L³/3EI। स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले से ये निकलेगा, हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला से हमारा ये एक्सप्रेशन निकलता है। कैन कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज, कोफिशिएंट और रिस्टिट्यूशन होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए 0। नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू मरकरी। विस्कोसिटी ऑफ वाटर की विस्कोसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1000, और मरकरी की होती है 3600 13,000। तो वाटर एज कंपेयर टू मरकरी विस्कोसिटी लेसर। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो आंसर हो जाएगा ओनली टेम्परेचर। Next, two insulating material of thermal conductivity K and 3K are available for lagging a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of each material is same. तो मटीरियल विद, तो इसमें ये है कि जो लेस थर्मल कंडक्टिविटी होगी जिस मटीरियल की, वो अंदर रखा जाएगा, जिसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी उसे हम बाहर रखेंगे। तो मटेरियल विद लो थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी इन अ इनर लेयर विद द हायर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द आउटर लेयर। ऑप्शन बी, आउटर लेयर हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इनर लेयर लो थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस by internal conduction resistance is known as Grashof number। अगर ये पूछता कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन तो बॉयट होता, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेशॉफ नंबर। द पर्पस ऑफ सर्ज टैंक इन अ पाइपलाइन इज, सर्ज टैंक का फंक्शन होता है तो रिलीफ प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर, रिलीफ प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। नेक्स्ट, for the stability of a floating body under the influence of gravity alone, which of the following is true? स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो हमारे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है कि मेटा सेंटर जो है वो अबव होता है ग्रेविटी से, सो ये ऑप्शन हो जाएगा मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बी, द सिलेक्शन ऑफ
नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स। तो फिजिकल पैरामीटर ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है और प्रोसेस कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द अबोव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड। तो हमारा टिक वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होता, बाकी गैस वेल्डिंग में होता है, हमारा डीसी आर्क वेल्डिंग में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिपलेस मशीनिंग प्रोसेस। तो मेटल स्पिनिंग इज अ चिपलेस machining process. In EDM the tool and workpiece are separated. तो आपको पता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में बीच में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रखा रहता है टूल के और वर्क के, जो उनको सेपरेट करता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल गियर्स जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो गियर हमारे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं हॉबिंग से। अगर हॉबिंग नहीं दिया रहता तो हमारा ऑप्शन मिलिंग होता। नेक्स्ट, प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग आर। सोल्डर के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं टीन एंड लेड। मैक्सिमम टाइम आता है ये क्वेश्चन। हाई कार्बन स्टील कंटेन्स कार्बन। तो ये हो जाएगा 0.6 to 1.3, 0.6 to 1.3, 1.3 से 1.7 हमारा हाई HSS में आता है 2 तक, और ये हमारा लो कार्बन स्टील हो जाता है 0.05 से 0.6% तक। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील का बिटवीन 0.6 to 1.3%। मेथड ऑफ टेस्टिंग हार्डनेस बाय बिर्नल टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हार्डनेस हम कैसे टेस्ट करते हैं, चाहे विकर हार्डनेस हो या बिर्नल हार्डनेस हो, हम जो टूल रहता है उसे मटेरियल में इम्पैक्ट करते हैं। अगर वहाँ पर जितना डीप मटेरियल जाता है उससे पता चलता है कि हार्डनेस कैसी है मटेरियल की, तो उसे बोलते हैं हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। नेक्स्ट, फॉर सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स यूज्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड। सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर के लिए जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इन एन इंडिकेशन ऑफ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है, टफनेस ऑफ मटेरियल। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज गिवन एज 75%. If the cycle direction is reversed, what will be the value of COP of reverse Carnot cycle? That is 1.33. So guys, thank you for watching. इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी, प्लीज़ आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।